बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये नया चैप्टर शुरू किया था और ये कंटिन्यूएशन में आज हम उसके आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। उस वीडियो में हमने बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था, जैसे कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है ना, और चाल कैसे निकालते हैं और वेग क्या होता है। इनमें आपने अंतर भी समझा होगा और त्वरण के बारे में जस्ट शुरू ही किया था। अब आगे इस वीडियो में हम त्वरण से आगे त्वरण को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। और देखिए ये चैप्टर जो है, देखिए फिजिक्स में ये क्या चैप्टर, सभी चैप्टर क्या हैं, समझने वाले हैं। आपको समझ करके चीज़ों को दिमाग में रखना है और वो अप्लाई करना है किसी न्यूमेरिकल में, आंकिक प्रश्न को हल करते समय, या आपको जो लिखने आया है, प्रश्न जो आया है, उसके आधार पर आपका आंसर होगा। तो इसमें छोटी छोटी बातों को आपको माइंड में रखना है और तभी आप उन प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे। तो समझना जरूरी है और समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और सीरियसली वीडियो को देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं कि त्वरण क्या होता है। जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु में त्वरण है। अब परिवर्तन का मतलब लगातार वेग बढ़ भी सकता है और लगातार वेग घट भी सकता है। तो यदि वस्तु का वेग लगातार बढ़ता जाता है तो इसका मतलब उसमें धनात्मक त्वरण है, और यदि वस्तु का वेग घट रहा है तो इसका मतलब उसमें ऋणात्मक त्वरण है, और हम ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। तो जैसा कि बताया गया पिछले वीडियो में कि त्वरण क्या होता है, त्वरण जो है, त्वरण बराबर है, त्वरण को हम ए अंग्रेजी के अक्षर से डिनोट करते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और इसका मात्रक जो है, हमने बताया था कि मात्रक जो है वो देखिए, वेग परिवर्तन मतलब वेग का मात्रक ऊपर लिखें, मीटर बटे सेकेंड, और एक सेकेंड नीचे और आ जाएगा, ये समय का। तो इस सेकेंड और इस सेकेंड की गुणा हो जाएगी तो मात्रक बन जाएगा मीटर पर सेकेंड का वर्ग। ये जो है मात्रक है त्वरण का। अब जैसा कि बताया कि वस्तु का वेग यदि लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब त्वरण धनात्मक है, और यदि घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक है, और वस्तु का वेग न घट रहा है न बढ़ रहा है तो इसका मतलब त्वरण शून्य है। तो तीन सिचुएशन हो सकती हैं, क्या कि यदि वेग बढ़ रहा है तो त्वरण क्या होगा, धनात्मक, और दूसरा यदि वेग घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक, और इस ऋणात्मक त्वरण को जो है मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। और तीसरा है, यदि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण
कैसा है? शून्य है। तो वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, और वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक नियत वेग से वस्तु चल रही है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब उसमें त्वरण नहीं है, क्योंकि उसका वेग नियत है और एक ही दिशा में भी जा रही है ना। ये भी ध्यान रखना है, वस्तु की दिशा नहीं बदलनी है। दिशा बदलने लगेगी तो त्वरण आ जाएगा। भाई वस्तु में त्वरण है तो इसका मतलब वस्तु के वेग के परिमाण में परिवर्तन हो रहा है। भाई त्वरण होने के लिए, क्योंकि त्वरण जो है में परिमाण होगा और दिशा होगी। त्वरण एक जो है सदिश राशि है ना। त्वरण एक सदिश राशि है, नोट कर सकते हैं, इसमें दिशा भी होती है। त्वरण जो है एक सदिश राशि है। तो त्वरण जब सदिश राशि है तो त्वरण जो है दिशा संबंधित होगी, उससे परिमाण होगा और दिशा भी होगी। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन होने का मतलब है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, कि या तो वेग के परिमाण में परिवर्तन हो रहा है, या फिर जो है वेग की केवल दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो भी वस्तु में त्वरण होगा। दिशा में केवल परिवर्तन होने पर भी त्वरण होगा। हो सकता है कि उसका परिमाण स्थिर हो, 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन दिशा लगातार बदल रही है। उसका उदाहरण भी मैंने बताया था। कोई वस्तु जो है एक समान वेग से किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, तो वहां पर क्या होता है? लगातार दिशा बदलती रहती है। इसका मतलब एक समान गति से गतिमान वस्तु यदि वो वृत्तीय पथ पर चल रही है, तो ये जो है त्वरित, या कहें जो है त्वरण से युक्त वस्तु की गति होगी। दिशा बदलने के कारण त्वरण होगा, या कहें त्वरित गति का उदाहरण है कौन? यदि वस्तु समान वेग से किसी वृत्त पर चल रही है, गति कर रही है, तो ये जो उदाहरण है ये त्वरित गति का उदाहरण है। भाई परिमाण तो कांस्टेंट है, नियत है वेग का, लेकिन दिशा तो बदल रही है। तो इस तरह से त्वरण सदिश राशि होने की वजह से जो है दिशा का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यदि वेग की दिशा बदल रही है तो भी वस्तु में त्वरण होगा। आगे बढ़ते हैं तो एक समान त्वरण की बात करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि कोई वस्तु, गतिमान वस्तु के समान समयांतराल में वेग परिवर्तन समान होता है। यहां तो बात है वेग परिवर्तन, क्योंकि हम त्वरण की बात कर रहे हैं, तो किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन समान होता है समान समयांतरालों में, तो वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील मानी जाएगी। तो यहां पर लिखा हुआ है, यदि समान समयांतरालों में किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो तो वस्तु का त्वरण समान, तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। और बहुत अच्छा उदाहरण है इसका गुरुत्वीय त्वरण। जब हम किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से गिराते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही होती है, तो उसके कारण जो वस्तु है एक समान त्वरण से गति करती है, लगातार उसका वेग एक समान दर से बढ़ता जाता है, तो उसमें समान त्वरण होता है। कौन सी वस्तु? जब कोई वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराया जाता है किसी ऊंचाई से, तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसका मान जो है मालूम होगा 9.8 मीटर पर सेकंड का वर्ग, या लगभग 10 मीटर पर सेकंड के वर्ग के बराबर होता है, जो कि एक नियत होता है। इसी तरह से हम परिवर्ती त्वरण को भी कह सकते हैं। क्या? वहां पर यदि समान समयांतरालों में, इसी तरह से लिखेंगे, यदि समान समय अंतरालों में किसी गतिमान वस्तु
वस्तु के वेग में परिवर्तन कैसा होना चाहिए? असमान हो। वेग में परिवर्तन देखिए यहां पर समान है, यहां पर है असमान हो, तो वस्तु में परिवर्ती त्वरण होता है। तो परिवर्ती त्वरण के लिए वस्तु के वेग में समान समयांतरालों में असमान वेग में परिवर्तन होना चाहिए। वेग में परिवर्तन असमान हो। जैसे उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन पहले सेकंड में मान लिया 2 मीटर पर सेकंड का है, स्क्वायर का है, फिर अब जो है वेग में परिवर्तन जो है बदल जाता है। वेग जो है मान लिया ज्यादा परिवर्तित होने लगता है, अगले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड में वेग में परिवर्तन हुआ, फिर मान लिया अगले में 8 मीटर पर सेकंड का वेग में परिवर्तन हुआ। तो यहां पर वेग में परिवर्तन की दर जो है समय के साथ बदल रही है, इसका मतलब ये परिवर्ती त्वरण का उदाहरण होगा। अब हम बात करेंगे औसत त्वरण की। देखिए जब कोई भी त्वरण या चाल या वेग परिवर्ती होता है, परिवर्तनशील होता है, तो अब हम वहां पर औसत मान ज्ञात करते हैं। हमने औसत चाल का मान ज्ञात किया, औसत वेग का मान ज्ञात किया, उसी तरह से यहां पर औसत त्वरण की बात करेंगे, क्योंकि त्वरण परिवर्ती है। पूरे समयांतराल में त्वरण का मान समान नहीं रहा है, तो दिए गए समयांतराल में कुल कितना वेग में परिवर्तन हुआ वो पता करें और उसको समय से भाग दे दें, तो हमें औसत त्वरण प्राप्त हो जाएगा। तो औसत त्वरण किसी भी चाल का हो, चाहे वेग का हो, चाहे त्वरण का हो, अपनी परिभाषा के अनुसार, उसकी परिभाषा के अनुसार हम औसत त्वरण के लिए समयांतराल जो लेते हैं वो अधिक होता है। और फिर बात करेंगे हम तात्कालिक त्वरण की, तात्कालिक जैसे जिस तरह से हमने बात की थी तात्कालिक वेग की, तात्कालिक चाल की, तो वहां पर जो है समयांतराल अति सूक्ष्म होता है। बस इतना ही अंतर है औसत चाल, औसत वेग या औसत त्वरण में। तो औसत चाल, औसत वेग, औसत त्वरण का किसके साथ अंतर हमें समझना है? तात्कालिक चाल, तात्कालिक वेग, तात्कालिक त्वरण, इसमें अंतर समझना है। जब भी बात हम तात्कालिक करेंगे तो वहां पर समयांतराल जो होगा वो अत्यंत सूक्ष्म होगा। औसत चाल, औसत वेग, औसत त्वरण ज्ञात करते समय जो समयांतराल है वो अधिक होता है, और तात्कालिक के केस में ये समयांतराल अत्यंत सूक्ष्म होता है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। तो यहां पर हम औसत त्वरण की बात करेंगे। तो औसत त्वरण में क्या है कि वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन का कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन का कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण बराबर होता है वेग में कुल परिवर्तन बटे कुल लगा समय। वेग मान लिया v1 से v2 हुआ, तो वेग में परिवर्तन क्या हुआ? v2 माइनस v1, और समय t2 माइनस t1। तो इस तरह से डेल्टा v बटे डेल्टा t हो गया। अब हम बात करेंगे तात्कालिक त्वरण की। तो तात्कालिक त्वरण में यहां पर देखिए लिखने जा रहे हैं, यह तात्कालिक त्वरण यदि गतिमान वस्तु का औसत त्वरण अतिसूक्ष्म समय मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा टी जीरो की तरफ अग्रसर है ना, अतिसूक्ष्म समय के लिए ज्ञात
किया जाए तो यह औसत त्वरण ही वस्तु का तात्कालिक त्वरण कहलाता है। देखिए, तात्कालिक का मतलब किसी एक क्षण पर कितना त्वरण था, तो समय तो बहुत कम हो जाएगा। साधारण रूप से हम कह सकते हैं कि तात्कालिक त्वरण क्या होता है, किसी दिए गए क्षण पर वस्तु में त्वरण जो होता है उसे ही तात्कालिक त्वरण कहते हैं। ये भी परिभाषा है, यानी किसी क्षण पर, क्षण का मतलब होता है समयांतराल बहुत ही सूक्ष्म है, उस समय वस्तु का जो त्वरण होगा वो तात्कालिक त्वरण होगा। तो हम यहां पर औसत त्वरण में कुछ सीमाएं लगा देते हैं। सीमाएं क्या है कि डेल्टा टी जो है, समयांतराल जो है, वो शून्य के काफी नजदीक है, शून्य के बराबर नहीं है, तो तात्कालिक त्वरण हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। तो तात्कालिक त्वरण ए बराबर, इसको हम लिखते हैं डीवी बटे dt। ये क्या है डीवी बटे dt? वेग का प्रथम अवकलन गुणांक समय के सापेक्ष। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो बराबर है, त्वरण बराबर हो गया वेग का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन गुणांक। ये है आपका त्वरण। तात्कालिक त्वरण क्या है? वेग का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन गुणांक ज्ञात करने पर हमें तात्कालिक त्वरण पता लगता है। एक और तरीका है, क्योंकि वेग जो है बराबर होता है dx बटे dt। x क्या है? विस्थापन है या दूरी है ना? तो वेग क्या होता है? दूरी या विस्थापन का प्रथम अवकलन गुणांक। दूरी या विस्थापन के प्रथम अवकलन गुणांक को हम वेग कहते हैं। अब इस वेग का मान इसमें रख दीजिए समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में वेग का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा? त्वरण, ये भी तात्कालिक त्वरण ही है। त्वरण ए बराबर हो जाएगा, देखिए dv बटे dt तो लिखा रहेगा, v की जगह पर लिखेंगे dx बटे dt, और इसको हम लिखते हैं ऐसे d स्क्वायर x बटे dt स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। ये क्या है? ये जो है x क्या है? विस्थापन या दूरी है, और ये जो है त्वरण अब क्या हो गया है? इस विस्थापन या दूरी का द्वितीय अवकलन गुणांक है। त्वरण क्या होता है? विस्थापन या दूरी का द्वितीय अवकलन गुणांक। तो वेग जो है या तो त्वरण जो है वेग का समय के सापेक्ष या तो प्रथम अवकलन गुणांक है, यानी ए बराबर होता है dv बटे dt, तात्कालिक त्वरण है ये, या फिर त्वरण जो है, तात्कालिक त्वरण जो है वो विस्थापन या दूरी का समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष यहां भी है, समय के सापेक्ष, विस्थापन या दूरी का समय के सापेक्ष द्वितीय अवकलन गुणांक होता है। तो तात्कालिक त्वरण वेग का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन गुणांक है, और तात्कालिक त्वरण समय के सापेक्ष विस्थापन या दूरी का द्वितीय अवकलन गुणांक होता है। तो इस तरह से त्वरण साधारण रूप से हम पहले भी पढ़ चुके थे कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब हमने उसके बारे में डिटेल में पता किया कि जो है एक समान त्वरण क्या होता है, परिवर्ती त्वरण क्या होता है, तात्कालिक त्वरण क्या होता है, औसत त्वरण क्या होता है। इन सब
बारे में जाना। और कैसे निकालते हैं तात्कालिक त्वरण, वो भी सीखा। औसत त्वरण में तो कोई दिक्कत नहीं है। औसत त्वरण तो वेग में जो कुल परिवर्तन हुआ और जितना समय लगा उससे भाग दे दीजिए, वेग परिवर्तन की दर पता लग जाएगी और हमें औसत त्वरण पता लग जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे एक अपनी नए कॉन्सेप्ट की, वो है कि किस तरह से गतिमान वस्तु की गति का ग्राफीय निरूपण करते हैं। यानी ग्राफ द्वारा हम वस्तु की गति को कैसे प्रदर्शित करते हैं। उसमें सर्वप्रथम आता है दूरी समय ग्राफ, या कहें स्थित समय ग्राफ। दूरी का संबंध जो है चाल से है और पोजीशन या कहें स्थित समय ग्राफ का जो है संबंध जो होता है वेग से होता है। बस इतना अंतर है। और जब वस्तु एक ही दिशा में चल रही होती है तो वेग और चाल जो है समान होते हैं, उसमें अंतर नहीं होता है। तो सबसे पहला ग्राफ जो होता है हमारा, वो होता है स्थित समय या कहें दूरी समय ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, तो इस ग्राफ में ये हम बात कर रहे हैं स्थित दूरी समय ग्राफ की। दूरी को हम स्थिति भी कह सकते हैं, दूरी स्थिति, और यह है समय ग्राफ। इनको हम कैसे, कोई वस्तु मान लिया गतिमान है तो उसकी दूरी परिवर्तित होगी। पहले 1 सेकंड के बाद इतनी दूरी चली, अगले सेकंड में इतनी दूरी चली, अगले सेकंड में इतनी दूरी चली। तो इस तरह से हम ग्राफ खींच सकते हैं। और ग्राफ खींचते समय क्या करते हैं कि एक्स अक्ष पर समय को रखते हैं और वाई अक्ष पर दूरी या विस्थापन को रखते हैं। सामान्यतया जो है समय को एक्स अक्ष पर तथा दूरी या इसको हम विस्थापन को वाई अक्ष पर रखा जाता है और हम ग्राफ खींचते हैं। कई तरह के ग्राफ हमें प्राप्त हो सकते हैं, उनकी सबकी बात करेंगे। और इस ग्राफ से हम क्या पता करेंगे वो ध्यान देने की बात है, और कैसे करेंगे। तो मान लिया हम सामान्य रूप से ये मैंने चित्र बनाया हुआ है और इसमें हमने लिख दिया है कि इस ग्राफ की सहायता से हम वस्तु की चाल या वेग ज्ञात कर सकते हैं। कि देखिए हमने इधर वाई अक्ष पर हमने दूरी या स्थिति या जिसको कहते हैं विस्थापन को प्रदर्शित किया है, और एक्स अक्ष को जो है के अनुरूप हमने समय को प्रदर्शित किया है। और इस तरह का कुछ ग्राफ हमें प्राप्त हुआ, सीधी रेखा प्राप्त हुई जो कि एक्स अक्ष के साथ झुकाव में है। थीटा कोण है, थीटा कोण हमने दिखाया है। तो वस्तु की चाल या वेग कैसे ज्ञात करेंगे, इस ग्राफ का जो ढलान होगा, ढलान को हम प्रवणता भी कहते हैं। तो वस्तु की चाल जो है या कहें वेग क्या होता है, दूरी समय ग्राफ का ढलान। ढलान का मतलब प्रवणता, और प्रवणता किससे निकाली जाती है, tan थीटा से निकाली जाती है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहां पर यदि हमें वस्तु का वेग निकालना है तो वेग बराबर हो जाएगा, इस ग्राफ का ढलान पता कर लीजिए, यानी प्रवणता पता कर लीजिए। वेग b बराबर हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है AB, लंब AB है, देखिए त्रिभुज मैंने बना रखा है ABC, AB बटे BC, ये है वेग। इस दूरी समय ग्राफ का जो ढलान है या कहें विस्थापन समय ग्राफ का जो ढलान है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, वस्तु का वेग प्रदर्शित कर रहा है। अब चित्र में देखिए हमने
जो है t2 समय पर वस्तु द्वारा चली गई दूरी s2 है, और t1 पर जब थी, t1 समय पर वस्तु s1 दूरी पर थी, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी जो दूरी है वो हो जाएगी, यहाँ से s2 है, यहाँ से यहाँ तक s1 है, तो ये भी बराबर हो जाएगा। देखिए s2 में से यदि s1 को घटा दें, s2 ये है पूरी 0, s2 ये है, s1 घटा दें तो ये भी पता लग जाएगा, तो हो जाएगा s2 माइनस s1 बटे समय कितना लगा, t2 माइनस t1। यहाँ पर s1 s2 की जगह हम x1 x2 भी लिख सकते हैं, है ना। हालांकि x अक्ष तो ये है, लेकिन हम यहाँ पर इसकी जगह पर x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1 भी लिख सकते हैं। तो वेग बराबर हो गया, देखा जाए तो चली गई दूरी बटे समय। कोई नई बात नहीं हुई, बस हमने ग्राफ से पता किया, और वो क्या है, इस दूरी समय ग्राफ का ढलान, दूरी समय ग्राफ के ढलान से हम वस्तु का वेग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम विभिन्न प्रकार के ग्राफों की बात करेंगे, और ये दूरी समय ग्राफ ही होंगे। तो विस्थापन, दूरी या कहें विस्थापन, समय ग्राफ के विभिन्न प्रकार। देखिए, हमें ग्राफ इस तरह का प्राप्त हो सकता है। पहला है इस तरह का ग्राफ यदि हमें प्राप्त हो रहा है, ये ग्राफ प्राप्त हुआ, ये समय था, और यहां पर हमने दूरी मान लिया, लिख दिया, या विस्थापन लिख दिया। दूरी मीटर में है और विस्थापन सेकंड में है ना। अब हम इस ग्राफ को देखिए जरा, ये 0 पोजीशन है, दूरी मान लिया, यहां पर कुछ हम मान लेते हैं कि चलिए s1 दूरी है। समय बढ़ता चला जा रहा है, वस्तु की दूरी s1 यहां पर भी है, s1 यहां पर भी है, s1 यहां पर भी है, s1 यहां पर भी है। इसका मतलब वस्तु की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात वस्तु जो है वो स्थिर है, रुकी हुई है। तो ये ग्राफ जो है क्या प्रदर्शित कर रहा है, यहां वस्तु स्थिर है, रुकी हुई है वस्तु। देखिए, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसा यदि आपको दूरी समय ग्राफ दिया जाता है तो तुरंत कह दीजिए कि वस्तु रुकी हुई है, स्थिर है। दूसरा ग्राफ इस तरह का मिल सकता है। देखिए, या तो ये ग्राफ यहां से प्रारंभ होगा, या फिर ये ग्राफ इस तरह से प्रारंभ हो सकता है। यहां इधर समय है और इस तरफ जो है दूरी है। अब ये प्रदर्शित कर रहा है कि जब समय शून्य था, यानी प्रारंभ में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, जहां से भी हम माप ले रहे हैं वहीं पर थी, यानी ओरिजिन पे थी, मूल बिंदु पर थी यहां पर। लेकिन यहां पर जो है ये दूरी जो है वस्तु की शून्य नहीं है। यहां तो हमने शून्य मानी, यहां पर दूरी जो है कुछ न कुछ है। मान लिया वस्तु 10 मीटर दूरी से चलना प्रारंभ करती है, मूल बिंदु से न चल करके, कहां से, ये 10 मीटर की दूरी से चलना प्रारंभ करती है। लेकिन ग्राफ की प्रकृति जो है समान है। और यहां पर देखिए इस तरह की जो यदि सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, जो कि x अक्ष के साथ झुकी हुई है, यानी ढलान के साथ है, यहां पर भी है, यहां पर भी x, यहां पर x अक्ष के समांतर एक रेखा खींच सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या प्रदर्शित हो रहा है उसको जानना जरूरी है। इसमें केवल अंतर यह है, यहाँ पर ये मूल बिंदु से वस्तु चल रही है, ये मूल बिंदु से कुछ दूरी यानी 10 मीटर या जो भी दूरी दी गई है वहां से चल रही है। रेखा का ढलान पूरे समय एक जैसा रह रहा है, रेखा का ढलान एक जैसा है। तो इस स्थिति में ऐसा ग्राफ है तो क्या मतलब हुआ, वस्तु का वेग या चाल जो है वो एक समान है, क्योंकि
जो ग्राफ का ढलान है, का ढलान या कहें प्रवणता, कैसी है? समान है। इससे पता लगा जो ढलान यहां पर है वही यहां पर भी है, वो यहां पर ढलान समान है तो वस्तु का की चाल पूरे समय समान है। यानी समान है का मतलब नियत है, ऐसे भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या पता लग रहा है? चाल या वेग धनात्मक है, क्योंकि ढलान धनात्मक है, क्योंकि ढलान धनात्मक है। ये हमें याद रखना है कि यहां पर यदि एक्स अक्ष के साथ न्यून कोण बन रहा है, ग्राफ की जो रेखा प्राप्त हो रही है वो एक्स अक्ष के साथ न्यून कोण बना रही है, तो उस ढलान को, उस tan थीटा को, यानी जो प्रवणता निकालते हैं वो धनात्मक होती है, ढलान धनात्मक होता है। अच्छा, यदि इसी तरह का ग्राफ जो है तीसरे प्रकार का ऐसे मिलता है, ऐसे ऐसे, तो यहां पर देखिए एक्स अक्ष के साथ ये कोण बन रहा है ग्राफ का, तो ढलान तो एक जैसा है, यानी चाल या वेग एक समान है। देखिए इधर समय है और ये दूरी है, तो इस ग्राफ में क्या पता लग रहा है कि बी कैटेगरी का ग्राफ है, बी क्या सी कैटेगरी का है, ये वाला है ना, कि वस्तु का वेग समान है परंतु ऋणात्मक है, क्योंकि ढलान यहां पर ऋणात्मक है, प्रवणता जो है वो ऋणात्मक है। यदि ये ग्राफ एक्स अक्ष के साथ आगे की तरफ, इधर वाला कोण नहीं लेना है, ये वाला कोण लेना है, यदि अधिक कोण बनता है, यानी 90 से बड़ा कोण बनता है, 90 और 180 के बीच का कोण कोई बनता है, तो इसका मतलब यहां पर प्रवणता ऋणात्मक है, वस्तु का वेग ऋणात्मक है। तीसरे के बाद चौथे कैटेगरी में ग्राफ जो हमें मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, डी कैटेगरी, जिसमें कि देखिए ये है, समय ये है और दूरी ये है। अब मान लिया हम बिंदु यहां पर अलग अलग ले लेते हैं, एक बिंदु यहां पर लेते हैं, एक बिंदु यहां पर लेते हैं, पी ले लिया, क्यू ले लिया। अब हम इस ग्राफ का ढलान पता करें पी और क्यू बिंदुओं पर, क्योंकि ढलान से ही तो वेग पता लगेगा। दूरी, समय, ग्राफ का ढलान देखिए यहां पर समान नहीं है, तो इससे क्या पता लग रहा है? पहली बात तो वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा है, ये पता लगा, क्योंकि ढलान समान नहीं है इसलिए परिवर्तित वेग ये प्रदर्शित कर रहा है, दूरी समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ। अब ढलान देखिए कैसे पता लगता है? स्पर्श रेखा खींच करके, पी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, ये ढलान एक्स अक्ष के साथ स्पर्श रेखा का, पी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का हो जाता है। तो यहां पर ढलान कुछ है और क्यू बिंदु पर देखिए स्पर्श रेखा खींचिए, ये देखिए यहां इसका ढलान बदल गया, तो इसका मतलब वेग परिवर्तित हो रहा है, लगातार वेग परिवर्तित हो रहा है। और जब वेग परिवर्तित होता है तो किसी दिए गए बिंदुओं के बीच हम क्या निकालते हैं? औसत वेग निकालते हैं। ये तो औसत वेग यदि हमें निकालना है तो पी क्यू के बीच की दूरी निकालिए। पी क्यू रेखा को हमने सीधा मिला दिया है ना, तो ये एक त्रिभुज बन गया पी क्यू आर। अब हमें यहां पर इस पी क्यू का जो ढलान प्राप्त होगा वो हमें औसत वेग पता करेगा। तो
हमें यदि औसत वेग पता करना है तो इस पी और क्यू बिंदुओं को आपस में मिलाइए और एक त्रिभुज PQR हमने बना दिया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए P पर वेग अलग है, Q पर वेग अलग है, क्योंकि P पर और Q पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के ढलान अलग अलग हैं, तो P बिंदु Q बिंदु पर जो है वेग अलग अलग होंगे। जब वेग परिवर्तित हो रहे हैं तो हमें औसत वेग निकालना पड़ेगा, और औसत वेग जो है वही कुल चली गई दूरी ये वाली बटे लिया गया समय, ये मान लिया T1 है, ये T2 है, ये S1 है, ये S2 है, तो वेग जो है औसत वेग यहाँ पर निकालेंगे, हम औसत वेग निकालेंगे और वो आ जाएगा S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1, है ना। यहां पर जो है इस ग्राफ में क्या होगा कि तात्कालिक वेग जो है अलग अलग होंगे, P बिंदु पर अलग होगा, Q बिंदु पर अलग होगा। यहां औसत वेग तथा तात्कालिक वेगों का मान भिन्न भिन्न होगा। औसत वेग और तात्कालिक वेग अलग अलग होंगे, जबकि इस ग्राफ को जरा ध्यान दीजिए, जो हम पहले बता चुके हैं उसमें ये बात नोट कर लीजिए। कौन से ग्राफ की? इस टाइप के ग्राफ, जहां पर पूरे ग्राफ का ढलान समान रहता है, तो इस वाले ग्राफ में औसत वेग और तात्कालिक वेग समान होंगे। ये नोट कर लीजिए इस बात को, ये बात पॉइंट रह गया है। जब हमारा दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है और वो एक्स अक्ष के साथ झुकी हुई है, तो उस केस में इस वाले में एक पॉइंट नोट कर लीजिए अलग से। वो क्या है कि यहां पर वस्तु का औसत वेग तथा तात्कालिक वेग समान होंगे। क्यों समान होंगे समझ सकते हो? क्यों समान होंगे भाई? यहां पर कोई बिंदु P लिया, यहां पर Q लिया, जो ढलान P पर है वही ढलान Q पर है, तो वेग तो परिवर्तित ही नहीं हो रहा है। तो उसका जब P पर जो है जो वेग होगा वही Q पर भी वेग होगा, और P और Q के बीच में जो औसत वेग निकालेंगे वो भी उतना ही आएगा। अर्थात इस वाले ग्राफ में तात्कालिक वेग और औसत वेग का मान समान होगा, ये अलग से नोट कर लीजिए। और जबकि इस तरह के ग्राफ में जिसमें कि वेग परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ग्राफ का ढलान एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, इसलिए यहां पर औसत वेग का मान और तात्कालिक वेगों के मान अलग अलग होंगे। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये तो हुए दूरी विस्थापन, या कहें जो है दूरी समय ग्राफ कहें या विस्थापन समय ग्राफ के नतीजे हैं। तो इसको हम अलग से पॉइंट भी लिख सकते हैं कि विस्थापन समय ग्राफ के क्या अभिलक्षण होते हैं, वो भी नोट कर लीजिए। हालांकि हमने डिस्कस कर दिया है पूरा दूरी समय विस्थापन के अभिलक्षण। अभिलक्षण पॉइंट नंबर 1, यदि वस्तु का वेग या कहें चाल एक समान है तो दूरी समय या कहें विस्थापन समय ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जो एक्स अक्ष से झुकी होगी। मतलब उसका ढलान शून्य तो नहीं होगा। यदि वस्तु का वेग चाल एक समान है तो दूरी समय या कहें विस्थापन समय ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जो एक्स अक्ष के साथ झुकी रहेगी। अच्छा, नंबर 2, यदि वस्तु
और यहां पर ये भी बात नोट कर सकते हैं कि क्या और वस्तु का औसत वेग और तथा तात्कालिक वेग समान होगा। ठीक है। नंबर 2, यदि वस्तु का वेग या कहें चाल परिवर्ती है तो विस्थापन समय या कहें दूरी समय ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, एक वक्र रेखा होगी, यानी कर्व होगा ऐसा। और यहां पर औसत वेग तथा तात्कालिक वेग अलग अलग होंगे। ये पॉइंट है मेन है। यदि वस्तु का वेग और चाल परिवर्ती है तो विस्थापन समय या कहीं दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होगी और यहाँ पर औसत वेग और तात्कालिक वेग अलग अलग होंगे। जबकि यदि ग्राफ इस तरह का है, एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर इस केस में वस्तु का औसत वेग और तात्कालिक वेग समान होगा और इस तरह के ग्राफ में जो है वस्तु का वेग परिवर्ती है, इसलिए जो है औसत वेग और तात्कालिक वेग अलग अलग होंगे। अब बात करते हैं अगले ग्राफ की जो कि है वेग समय ग्राफ। तो ये हमें यहां पर दूरी विस्थापन ग्राफ से हमें पता लगा कि इससे दूरी विस्थापन ग्राफ से दूरी समय ग्राफ या कहें विस्थापन समय ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, वस्तु का वेग या चाल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो बताया। अब हम बात करेंगे, दूसरा ग्राफ है जो कि वेग समय ग्राफ, इसको हम चाल समय ग्राफ भी कह सकते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, यहां समय को x अक्ष पर तथा वेग या कहें चाल को y अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं, इस ग्राफ की सहायता से हम दो चीजें निकाल सकते हैं। क्या? नंबर 1, वस्तु द्वारा चली गई दूरी या कहें विस्थापन निकाल सकते हैं। और ये क्या होगा, ग्राफ कैसे निकालेंगे, चली गई दूरी कैसे निकालेंगे, ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करके अभी हम समझाएंगे पूरा डिटेल में। और दूसरी चीज निकाल सकते हैं वस्तु का त्वरण। और वो कैसे पता करेंगे, ग्राफ का ढलान या कहें प्रवणता ज्ञात करके। तो दो चीजों के लिए, दो भौतिक राशियां निकालने के लिए हम वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ का उपयोग करते हैं। नंबर 1 है वस्तु द्वारा चली गई दूरी या वस्तु का विस्थापन ज्ञात करते हैं। दूसरा है वस्तु का त्वरण ज्ञात करते हैं। तो पहली बात करते हैं कि किस तरह से वस्तु द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है। और ग्राफ के विभिन्न प्रकार भी उसी तरह से होंगे जैसे कि अभी हमने बात की। तो
पहले हम विभिन्न प्रकार लेते हैं, वेग, समय या कहें चाल, समय, ग्राफ के विभिन्न प्रकार। तो सबसे पहला मान लिया लेते हैं कि वस्तु की चाल या वेग एक समान है तो कैसा ग्राफ प्राप्त होगा। जरा देखिए, ये हमने इस बार क्या कर रहे हैं, इधर समय ले रहे हैं, सेकंड में लेते हैं समय, और इधर इस तरफ जो है बाई अक्ष पर हम लेंगे चाल या वेग, या वेग लिख दिया हमने। और वस्तु की चाल और वेग एक समान है, यानी समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। तो देखिए ऐसा ग्राफ प्राप्त हो रहा है। कौन सा ग्राफ है? वेग समय ग्राफ। वेग मान लिया यहां पर हमने लिखा है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो देखिए समय परिवर्तित हो रहा है, समय बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, सब जगह 20 20 20 20 20। तो वेग तो परिवर्तित नहीं हो रहा, वेग जो है स्थिर है। तो जब वेग स्थिर होगा या चाल स्थिर होगी तो ग्राफ जो होगा वो समय अक्ष के समांतर होगा। अब यहां पर जो दो चीजें निकालने की बात है उसकी कर लेते हैं। वो दो चीजें कौन सी निकालेंगे हम? एक तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे या विस्थापन निकालेंगे, और या फिर त्वरण निकालेंगे। यहां पर देखिए कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लिया हमने कोई, इसको जनरल ले लेते हैं, मान लिया ये वेग v है और समय अंतराल हमने ले लिया t1 और t2। ये अब हमसे पूछा जाए t1 और t2 के बीच चली गई दूरी पता करो, है ना। तो अब हमने कहा कि इस दिए गए समयांतराल के बीच चली गई दूरी पता करना है। और तो हमने अभी इससे पहले बताया था दूरी कैसे पता करते हैं, वेग समय ग्राफ और x अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल को ज्ञात करके चली गई दूरी ज्ञात करते हैं। तो हमें तो t1 t2 समय में चली गई दूरी पता करनी है। तो हमारी जो फिगर बन रही है वो इस तरह की बन रही है। ये इसकी ऊंचाई कितनी है? v है, v है। तो चली गई दूरी कैसे निकालेंगे? चली गई दूरी बराबर हो जाएगा, या विस्थापन जो हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी आयत बन रहा है, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये ऊंचाई है मान लिया यहाँ पर v गुणा समय कितना लगा t2 माइनस t1। तो ये हमें चली गई दूरी या विस्थापन प्राप्त हो गया। देखिए इस पे न्यूमेरिकल जब हम करेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, है ना। भाई चली गई दूरी क्या हो गई? हमें t1 t2 के समय अंतराल के बीच की चली गई दूरी निकालनी थी। ग्राफ हमारा जो था वो समय अक्ष के समांतर था। तो यहां पर जो चित्र बना वो आयत बना, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया तो चली गई दूरी प्राप्त हो गई। दूसरा हम निकालते हैं त्वरण। इससे त्वरण क्या होता है? ग्राफ का ढलान। और यहां पर देखिए ढलान तो है ही नहीं, बिल्कुल सीधी रेखा है। तो ढलान जो होता है वो यहां पर इस तरह के ग्राफ में ढलान शून्य है। तो इसका मतलब यहां पर त्वरण शून्य है। और नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए t1 पर कितना है? वेग। t1 पर वेग v है और t2 पर भी वेग v है। तो त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1, है ना। और v1 का मान भी v है, v2 का मान भी v है। तो v माइनस v बटे t2 माइनस t1, तो शून्य आ गया। शून्य बटे t2 माइनस t1 बराबर हो गया शून्य। तो इस तरह से इस ग्राफ का ढलान शून्य होने से त्वरण शून्य हो जाता है। तो जब भी कभी वेग समय ग्राफ
यदि इस तरह का दिया गया है, यानी वस्तु एक समान वेग से चल रही होती है तो त्वरण तो जो है शून्य आएगा ही आएगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन हो नहीं रहा है। अब दूसरा ग्राफ यहां पर होगा, यदि वस्तु का वेग एक समान रूप से परिवर्तित हो रही है, समान वेग से परिवर्तित हो रही है क्या, वेग या चाल वस्तु की, तो उस समय ग्राफ हमें कैसे प्राप्त होगा, वेग का जो परिवर्तन है वो एक समान है। इसका मतलब वस्तु का त्वरण एक समान है। यदि वस्तु का वेग या चाल एक समान रूप से परिवर्तित हो रही है, वेग परिवर्तन की दर, इसका मतलब है वेग परिवर्तन की दर समान है, दर जो है वो समान है। यहां पर वेग परिवर्तित तो हो रहा है लेकिन समान दर से परिवर्तित हो रहा है, तो हमें ग्राफ जो प्राप्त होगा वो इस तरह का प्राप्त होगा, ऐसे समय और यहां पर है वेग। देखिए जितना वेग परिवर्तन, देखिए वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है तो जो है ये एक नियत त्वरण का केस हो गया, त्वरण नियत हो गया। अब इस ग्राफ का ढलान हर एक बिंदु पर समान है, इसका मतलब ये त्वरण समान जो है प्रदर्शित कर रहा है ग्राफ। तो इससे हम पहले तो निकालते हैं, ऐसा ग्राफ दिया गया है तो हम दिए गए समय में चली गई दूरी कैसे निकालेंगे या विस्थापन कैसे निकालेंगे। देखिए ये हमने t1 समय लिया, ये t2 समय लिया, और ये t1 t2 समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, इस फिगर का ग्राफ हमें, तो इस फिगर का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ग्राफ के नीचे समय अक्ष के बीच दिए गए समयांतराल में जो फिगर बन करके आ रही है वो एक आ रहा समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी। ये समलंब चतुर्भुज है, इसकी दो भुजाएं समांतर हैं, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो चली गई दूरी प्राप्त हो जाएगी ना। यहां पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बन सकती हैं, त्रिभुज भी बन सकता है। 0 से t1 के बीच चली गई दूरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए। 0 से t1 समय के बीच चली गई दूरी, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो 0 से t1 सेकंड के बीच चली गई दूरी पता लग जाएगी। लेकिन यदि t1 t2 समयांतराल में चली गई दूरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, चली गई दूरी बराबर हो जाएगी, या विस्थापन जो बराबर हो जाएगा वो ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब ये हम फार्मूला जब हम अंकित प्रश्न करेंगे तो बताएंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल वैसे आपको मालूम होगा, 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग ब्रैकेट बंद गुणा बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। या फिर हम इसको बांट लें, कैसे, इस फिगर को 2 भागों में बांट लें तो ये हमें त्रिभुज मिल जाता है, देखिए ऊपर, और नीचे जो है हमें ये चतुर्भुज मिल जाता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, जोड़ दें तो भी हमें पता लग जाएगा t1 t2 समयांतराल में कितनी दूरी वस्तु ने चली। अब जो है हम यहां पर एक ई पॉइंट दे देते हैं। दूसरा इससे निकालेंगे त्वरण। त्वरण का क्या होता है, वेग समय ग्राफ का ढलान, वेग समय ग्राफ का ढलान। अब देखिए ढलान यहां पर क्या है, ये कोण बन रहा है, देखिए ये त्रिभुज बन रहा है ना,
ये देखिए त्रिभुज बन रहा है, ये थीटा कोण बन रहा है। तो ढलान यहाँ पर पूरे ग्राफ का ढलान समान है, यानी त्वरण समान है। तो त्वरण समान है तो कहीं का भी ढलान निकाल लीजिए, चाहे इधर का निकालिए, चाहे इधर का निकालिए, चाहे इधर का निकालिए, ढलान तो समान है। तो ढलान कैसे निकालेंगे? ए ई बटे बी ई। तो देखिए ए लंब बटे आधार। अब मान लिया यहाँ पर वेग मान लिया v1 है और यहाँ पर वेग v2 है, तो ढलान आ जाएगा v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। देखिए अंत में हमें वही प्राप्त हुआ, वेग परिवर्तन बटे वेग परिवर्तन में लगा समय। तो वेग परिवर्तन की दर ही तो त्वरण होती है, और ये ग्राफ से निकाल रहे हैं, ग्राफ से निकाल रहे हैं इस जो वेग समय ग्राफ आया उसका ढलान। तो इस तरह से वेग समय ग्राफ से हम दो चीजें निकालते हैं। नंबर एक, वस्तु द्वारा चली गई दूरी या विस्थापन, और वो जो है क्षेत्रफल से निकालते हैं। ग्राफ और समय अक्ष के बीच जो क्षेत्रफल आएगा, यदि समयांतराल निश्चित है तो उस समयांतराल में ग्राफ और समय अक्ष के बीच जो क्षेत्रफल बनेगा, जैसी फिगर बनेगी, जैसी आकृति बनेगी, त्रिभुज बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, तो उसका हम क्षेत्रफल निकाल करके दूरी निकाल लेंगे या विस्थापन निकाल लेंगे। दूसरी चीज जो भौतिक ग्राफ निकालते हैं वेग समय ग्राफ से, वो होता है त्वरण। और त्वरण जो है हम ग्राफ का ढलान पता करके निकालते हैं। जैसे कि यहां पर हमने देखा कि ढलान समान है, यानी त्वरण एक समान है, वेग परिवर्तन की दर समान है। जबकि पिछले ग्राफ में देखा था कि वहां ढलान था ही नहीं, ढलान शून्य था। तो वो जो केस था शून्य त्वरण का था, वस्तु एक समान वेग से चल रही थी। यहां पर वेग में समान परिवर्तन हो रहा है, तो यहां पर त्वरण है। तो जब भी कभी वेग समय ग्राफ यदि जो है समय अक्ष के समांतर है तो त्वरण शून्य होता है, और इस तरह का ग्राफ है तो त्वरण निश्चित होगा, मतलब नियत होगा, कांस्टेंट होगा। इसके आगे हम अगले वीडियो में जो है वेग समय ग्राफ के जो गुण होते हैं, अभिलक्षणिक गुण जो हैं, उनकी बात करेंगे, और आगे इससे कुछ न्यूमेरिकल, सामान्य बेसिक न्यूमेरिकल करना भी सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी, क्योंकि जब तक आपको ये चीजें अप्लाई करना नहीं आता कि प्रश्नों को हल करने में कैसे अप्लाई करेंगे, तब तक इसका मतलब आपको कुछ भी ठीक से पता नहीं लगा, समझ में नहीं आया। देखिए, समझ में आने का मतलब है आपने जो सीखा उसको अप्लाई तो कर पाओ। अप्लाई कहाँ करोगे? आंकिक प्रश्नों में। तो आंकिक प्रश्न, जो बेसिक आंकिक प्रश्न है, कुछ हम बताएंगे। अभी हम एक और ग्राफ बताएंगे, उसके बाद आंकिक प्रश्न, इस पर जो बेसिक आंकिक प्रश्न होंगे उनको करना सिखाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।